त्रिवेज मीडिया के दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। हम सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल विषयों पर बहुत सारे तज्ञ विशेषज्ञों के विचार को हम जानना चाहते हैं, देश भर से जो भी आते हैं। आज हमारे साथ इकोनॉमिक्स पर देश की अर्थनीति, आर्थिक जो धोरण है और इसके साथ साथ विश्व का जो अर्थ कारण है उसके साथ भी जिनकी अपनी एक एनालिसिस, विश्लेषण और विचारों को हम जानते हैं, वो महनीय अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार सर हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, इन दिनों जो अभी चल रहा है कि हर विश्व की इकोनॉमी पे कुछ असर हो रहा है और उसके साथ साथ भारत की इकोनॉमी पर भी कुछ असर हुआ है, तो ये विश्व का जो युद्ध का दौर चल रहा है उसका असली परिणाम है या भारत के अर्थनीति का ये परिणाम है या दोनों का मिलकर ये परिणाम है? तो आपने सही कहा कि दोनों का मिलके है ना, क्योंकि अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ पिछले 3 महीने से, आज तो सुनने में आ रहा है कि संधि हो रही है ना, शायद खुल जाएगा है ना, पर उसका असर तो आगे वाले 2-3 महीने में पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ तो एक सम नॉर्मलाइज नहीं होती। तो खाड़ी जब बंद हो गई तो वहाँ से ना दुनिया की 20% एनर्जी आती है गैस और क्रूड ऑयल के फॉर्म में। तो वो जब बंद हो गया तो हमारे यहाँ कमी हो गई, क्योंकि 90% हमारा क्रूड बाहर से आता है, 60% गैस बाहर से आती है, और बिना एनर्जी के आप उत्पादन नहीं कर सकते। जो भी आपको उत्पादन करना है, जो भी आपको खाना बनाना है, जो भी आपको कंजम्पशन करना है, जो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, सबके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी की शॉर्टेज का मतलब है कि इन सब चीज़ों में परेशानी आ जाएगी। अच्छा, तो एक तो ये हुआ कि अब परेशानी आ गई। दूसरा ये कि जब ये बंद हुआ तो फिर क्रूड ऑयल और गैस के दाम बेहद बढ़ गए। तो जब दाम बढ़ जाते हैं तो मतलब जिस चीज़ में एनर्जी है, इन्हीं सब चीज़ में सबके दाम बढ़ेंगे, तो दाम भी बढ़ेंगे। फिर तीसरी बात ये है कि जब ये क्रूड ऑयल कम पड़ेगा तो क्रूड ऑयल में से बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। उसमें से हीलियम गैस आती है जो कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल होती है उनके बनाने में। फिर इसमें से फर्टिलाइज़र होता है, इससे सल्फ़र निकलता है जो फिर माइनिंग में इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद। इसमें जो हमारे कपड़े में जो थ्रेड होता है सिंथेटिक, वो उससे निकलता है। फिर प्लास्टिक जो सब कुर्सी है आपका, जो कुछ भी प्लास्टिक का सामान है वो उससे प्लास्टिक निकलता है। पैकेजिंग मटेरियल निकलता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इससे निकलती हैं। तो ये क्रूड कम होगा तो वो भी सब कम हो जाएगा, है ना। अब फर्टिलाइज़र कम होगा तो खाने पीने के उत्पादन पे असर पड़ेगा। और वैसे ही इस साल आशंका है कि सुपर एल नीनो शुरू हो जाएगा जून में, तो उससे फिर और भी कमी हो जाएगी खाने पीने की वस्तुओं में। अगर बारिश कम हुई तो एक तरफ बारिश कम हुई, दूसरे फर्टिलाइज़र की परेशानी हुई तो ये हो जाएगा। तो इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर तो पड़ेगा ही। लेकिन अर्थव्यवस्था पहले से ही कमज़ोर हो रही थी। पहले से क्यों कमज़ोर हो रही थी? क्योंकि हमारे देश में ना गैर बराबरी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हमारा संघर्ष क्षेत्र और असंघर्ष क्षेत्र, संघर्ष क्षेत्र में 6% लोग काम करते हैं, असंघर्ष क्षेत्र में 94% काम करते हैं। और असंघर्ष क्षेत्र को नोटबंदी के बाद से बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि असंघर्ष क्षेत्र में जो धक्का लगा वो कैश कम हो गया जब नोटबंदी के दौरान, तो वो नहीं काम कर पाए। उसके अगले साल फिर जीएसटी आ गया, वो जीएसटी ने भी उसी को जो असंघर्ष क्षेत्र को धक्का दिया। उसके अगले साल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का क्राइसिस आ गया, उससे भी धक्का लगा। फिर पैंडेमिक आ गया और सडन लॉकडाउन आ गया, उससे भी धक्का लगा। फिर अगले साल उसके ये यूक्रेन युद्ध आ गया 2022 में। तो एक साथ इतने 4-5 धक्के लगे। तो 94% लोग जो असंघर्ष क्षेत्र में काम करते हैं उनको अगर धक्का लगेगा तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम हो जाती है तो फिर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और फिर उत्पादन कम हो जाता है। तो एक तो ये। दूसरा, आप देख रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। उसके पीछे वजह क्या है कि एक तरफ डिमांड कम है, दूसरी तरफ क्या है, भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है। यानी कुछ जो फेवर्ड हैं सरकार के ना, उनको बहुत सब सहूलियत मिल जाती है। अच्छा। और जो उनके फेवर्ड नहीं है उनको जो दबा दिया जाता है। तो जैसे कि एयरपोर्ट अगर किसी को लेना है तो ईडी रेड कर दो, इनकम टैक्स रेड कर दो, फिर आप बेच देगा। फिर उसी तरह सीमेंट कंपनी है ना, सीमेंट कंपनी में एक एग्रीमेंट हो गया था होलसेम के और अल्ट्राटेक के बीच में, और उसको तोड़ के फिर एक और किसी को दे दिया। उसी तरह जैसे पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें किसी ग्रुप्स को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है। तो इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इसके चलते हुए बहुत सारे जो हमारे जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं।
तो 2019 और 2014 से 2019 के बीच में 23,000 अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल देश छोड़ के चले गए, और 2019 में 7,500 और चले गए, 2022 में भी 7,500 और चले गए, बीच का डेटा है नहीं। तो यानी कि 2.5 लाख में से 50,000 जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़ के चले गए, तो उससे हमारे इन्वेस्टमेंट पे धक्का पड़ता है। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट पे कई तरह से धक्का पड़ रहा है। फिर 2024 के सितंबर के बाद से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बाहर जाने लगा, तो और इन्वेस्टमेंट कम हो गया हमारे स्टॉक मार्केट वगैरह में, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। तो नेट में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो गया है, तो उससे भी धक्का लगा। यानी कि पहले से ही हमारे देश में एक इंस्टेबिलिटी आ रही थी, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत नैरो सेक्टर, जो 6% संघर्ष क्षेत्र में ना, उस पर निर्भर होता जा रहा है, और 94% जो वो परेशानी में है। अब ये जो 94% जो परेशानी में है, ये अब भी दिख रहा है, पैंडेमिक में भी दिख रहा था। पैंडेमिक में दिखा कि ये लोग के पास बचत नहीं होती है, तो आपने देखा लाखों करोड़ों लोग ने सड़क पे चलना शुरू कर दिया, शहर से गांव जाने लगे। ये किसी और देश में नहीं दिखा, सिर्फ भारत में दिखा। चीन में नहीं दिखा, ब्राज़ील में नहीं दिखा, साउथ अफ्रीका में नहीं दिखा, अमेरिका में नहीं दिखा, यूरोप में नहीं दिखा, क्योंकि हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र बहुत परेशानी में है। मैं वही बात पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि ये दोनों का परिणाम है, लेकिन उससे पहले भारत की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर हो रही थी, और नोटबंदी जो इशू लगातार जो भी इशू हुए, तो जो भी अर्थशास्त्री होते हैं सरकार के तरफ या विरोधी या देश के तटस्थ भी अर्थशास्त्री, क्या इनको ये लग रहा था कि नोटबंदी का जो असर होगा वो भारत के तमाम जो असंगठित क्षेत्र है उस पर भी होगा, और इसका जो दुष्परिणाम है इकोनॉमी पर होगा? हाँ। तो इसके बावजूद नोटबंदी करने का यानी ये सरकार ने क्यों सोची है बात? देखिए, गलत धारणा थी, उन्होंने असंगठित क्षेत्र के बारे में सोचा ही नहीं। और आप अगर देखें तो हमारी जो पॉलिसी मेकर हैं वो आजकल असंगठित क्षेत्र के बारे में सोचते ही नहीं है, इसीलिए हमारे डेटा में नहीं आता असंगठित क्षेत्र। अच्छा। और पॉलिसी में भी नहीं आता, 94% होकर भी नहीं आता है, क्योंकि वो जो उसको नापने का तरीका है ना, वो है कि हम संगठित क्षेत्र को देख लेते हैं कि कैसे बढ़ रहा है, और ये मान लेते हैं कि असंगठित क्षेत्र भी उसी तरह चल रहा है, उसको अलग से नापने का तरीका नहीं है, हर इंडिपेंडेंट नापने का। तो इसको एक प्रॉक्सी बना देते हैं कि जिस तरह से संगठित चल रहा है उसी तरह से ये। तो इसीलिए हम कहते हैं 6.5% 7% का ग्रोथ है। अगर अच्छा ग्रोथ है, G20 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, तो कोई असंगठित क्षेत्र के लिए स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर एक्चुअली में वो असंगठित क्षेत्र तो गिरावट पे है। तो इसलिए हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं आजकल वो असंगठित क्षेत्र के बारे में सोचते ही नहीं है। ये वो कहते रहते हैं कि हम असंगठित को संगठित बना देंगे, वो कर नहीं सकते, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में क्या है, कृषि है, और आपका जो स्मॉल और माइक्रो सेक्टर है वो है। तो जो हमारा कृषि है उसमें 85% जो कृषक हैं वो 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं, मतलब बहुत छोटे हैं वो। मतलब वहाँ पे आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ के बहुत सारे किसान हैं, उसको आप संगठित कर ही नहीं सकते, उसको तो आप जब खत्म कर सकते हैं, इसको मैं एक जमीन बेच के वो फिर वर्कर बन जाएगा। दूसरा है हमारा माइक्रो सेक्टर। माइक्रो सेक्टर में मतलब MSME को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बोलते हैं, तो उसमें माइक्रो सेक्टर है, उसमें 7 करोड़ यूनिट हैं, और स्मॉल और मीडियम में 6 लाख हैं, मतलब उससे 100वां हिस्सा, और उससे भी 100वां हिस्सा है लार्ज यूनिट का। तो जो माइक्रो यूनिट है उसमें एवरेज में 1.7 व्यक्ति काम करते हैं। जहाँ 1.7 व्यक्ति काम करते हैं वो कहाँ से ऑर्गेनाइज होगा, वो कहाँ से फाइनेंसिंग करेगा, कहाँ से वो जो टेक्नोलॉजी करेगा, कहाँ से मार्केटिंग करेगा, नहीं कर सकता। उसको आप ख़त्म करके वर्कर बना सकते हैं, वो बाकी नहीं और कुछ कर सकता। तो इसलिए असंगठित को संगठित नहीं कर सकते, यही एक गलत धारणा है। तो इसी गलत धारणा के चलते हुए ये असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देता है पॉलिसी मेकर। इसीलिए नोटबंदी में सोचा ही नहीं कि असंगठित क्षेत्र का क्या होगा। तो नोटबंदी किया क्यों? नोटबंदी इसलिए किया क्योंकि ऑपोजिशन ने बिहार के इलेक्शन में खूब ये उड़ाया कि भाई आप तो जब बाहर से पैसा लाके हर एक परिवार को 15 लाख रुपए देने वाले थे, और उसके आधार पे फिर जो यूपीए का वो था वो जीत गया, नीतीश कुमार और वो मिलके, है ना। तो इनको लगा कि ये तो हमें कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने आने के बाद कई कदम उठाए ब्लैक इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए, फॉरेन मनी बिल लाए, ये सब वगैरह किया, है ना, पर उससे कोई असर नहीं पड़ा। एक इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लाए जून 2016 में, उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो इसलिए इनको लगा कि कोई धमाका करना पड़ेगा। तो इनको लगा कि ये नोटबंदी एक धमाका होगा, और ये गलत धारणा पे है। इन्होंने सोचा कि ब्लैक का मतलब कैश होता है, जबकि ब्लैक का मतलब कैश नहीं होता।
क्योंकि जो कैश होता है वो तो ब्लैक इकोनॉमी का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है, और अगर आप उसको निकाल भी दें तो उतना कैश दोबारा जनरेट हो जाता है। तो ब्लैक जो होती है वो क्या रियलिटी में होती है? हाँ, ब्लैक का मतलब है कि आपकी आमदनी जो आप डिक्लेयर नहीं कर रहे टैक्स के लिए। तो जैसे कि आप अगर डॉक्टर हैं, आप 50 पेशेंट्स को देख रहे हैं, आप 30 की आमदनी दिखा रहे हैं, 20 की नहीं दिखा रहे, तो 30 की आमदनी सफ़ेद हो गई, 20 की आमदनी ब्लैक हो गई। उसी तरह अगर आप जो बिजनेसमैन हैं, आप अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं, तो उससे आप दिखाते हैं जैसे कि 100 टन आपने शुगर प्रोड्यूस किया, आपने 80 टन दिखाया, 20 टन नहीं दिखाया, तो 20 टन ब्लैक हो गया, 80 टन आपका वाइट हो गया। तो इसलिए जो ब्लैक होता है वो सर्कुलेशन में होता है, वो सिर्फ कैश नहीं है। जो कैश है वो तो आपका जो ब्लैक का पोर्टफोलियो है ना, उसका बहुत छोटा हिस्सा होता है। जैसे कि सफ़ेद अर्थव्यवस्था में हम लोग के देश की अगर अर्थव्यवस्था 350 लाख करोड़ रुपए है, तो जो कैश इन सर्कुलेशन है वो तो 40 लाख करोड़ है, वो तो एक छोटा हिस्सा है ना। तो उसी तरह ब्लैक इकॉनमी जो है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा, करीब 3-4 लाख करोड़ रुपए उस समय रहा होगा, है ना। पर लेकिन हमें पता है कि वो भी सारा वापस आ गया आरबीआई में। तो मतलब कि 99.3% तो वापस आरबीआई बोल रहा है कि आ गया। अब हमें पता है कि 0.7% कहाँ था। 0.7% जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे उनका पैसा नहीं लिया, जो बांग्लादेश में था, नेपाल में था, भूटान में था, दुबई में था, वो नहीं हुआ। फिर कई जो वृद्ध लोग हैं वो भूल गए। तो इसलिए मैंने तो उस समय लिखा कि एक्चुअली मोर देन 100% वापस आ गया, क्योंकि जो आपकी काउंटरफीट करेंसी है वो भी आपने काउंट कर ली, क्योंकि इतनी तेजी से पैसा आ रहा था कि उसको जो अलग से छांटना मुश्किल था। तो इसलिए ये जो ब्लैक वाले जो था डिमोनेटाइजेशन का, उसमें ब्लैक का कुछ भी नहीं निकला। अच्छा, और कैश जो होता है वो इनकम नहीं होती। जैसे कि आप, मेरी जेब में अगर पैसा है ना, तो जो मैंने इनकम कमाई है उसमें से पैसा बचा, तो इनकम तो जो कैश से बहुत ज़्यादा होती है। तो ब्लैक इनकम तो जनरेशन चलता ही रहा, क्योंकि अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग चलता रहा। तो अगर आपने कुछ निकाल भी लिया होता तो एक साल के अंदर सारा जनरेट हो जाता। तो इसलिए गलत धारणा थी कि ब्लैक मीन्स कैश, और हम कैश को निकाल लेंगे तो ब्लैक खत्म हो जाएगा। तो ना तो ब्लैक खत्म हुआ, ना आपका टेररिस्ट फाइनेंसिंग रुका, ना आपका काउंटरफीट करेंसी रुका, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर जब 2000 के नए नोट आए, एक हफ्ते के अंदर जो काउंटरफीट करेंसी निकलने लगी। क्यों? क्योंकि काउंटरफीट करेंसी जो प्रिंट करते हैं वो एक स्टेट करता है, तो स्टेट के पास सारी सुविधा होती है, आप कोई भी नया डिज़ाइन दीजिए वो उसका जो बना लेगा। तो काउंटरफीट करेंसी नहीं रुकी, और काउंटरफीट करेंसी जो थी भी देश में, जो आरबीआई के आंकड़े थे, वो 0.001% थी। अब 0.001% के लिए आपने अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा धक्का लगा दिया, उसका कोई मतलब ही नहीं था। और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो होती है वो सिर्फ इससे नहीं होती है, काउंटरफीट करेंसी से। उसमें आपका डॉलर चलता है, आपका हवाला चलता है, उसमें आपका जो मतलब ये गन रनिंग चलती है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग चलता है, वो बहुत तरह से फाइनेंसिंग कर लेते हैं। तो सिर्फ वो काउंटरफीट करेंसी पे नहीं निर्भर है ना। तो इसलिए ना टेररिज्म रुका, ना काउंटरफीट करेंसी रुकी, और ना ही आपका ब्लैक रुका। और ब्लैक मतलब कि कैश भी नहीं। अब आप देखिए उस समय 18 लाख करोड़ था 2016, आज कितना 40 लाख करोड़ के करीब। तो कैश भी बढ़ गया, यूपीआई भी बढ़ गया, पर कैश भी बढ़ गया, है ना, क्योंकि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बड़ी होती है कैश की रिक्वायरमेंट और बढ़ती जाती है। तो इसलिए जो इन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ, और गलत धक्का लगा अर्थव्यवस्था पे, है ना। तो हाँ, ये जो गलत धारणा जो आपने बताई कि पहले से नोटबंदी से उससे पहले सब गलत धारणा है, और अभी असंगठित क्षेत्र को संगठित करना चाहते थे, ये भी एक गलत धारणा जो हुआ नहीं। हाँ, लेकिन होगा भी नहीं। हाँ, होगा भी नहीं। लेकिन दूसरी और अगर हम देखते हैं जो संगठित क्षेत्र है उसको भी इन्होंने असंगठित क्षेत्र के जैसे एक तरह से पैमाने पे ले आए। जैसे कोई अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस कर्मचारी हो गए, अभी लेटरल एंट्री जैसा एक हिस्सा हो गया, जो कि देश की जो ये सब चलती थी। तो अभी ये जो प्लानिंग है आने वाले दिनों में, जैसे आपने निवेदन में भी बताया कि सूखा भी पड़ेगा लीनों की वजह से, और इकोनॉमी अपनी पहले ध्वस्त है, और दूसरी बार दुनिया भर में ये युद्धखोरी चल रही है। तो इसका जो परिणाम है आने वाले दिनों में, अभी हमारा जो रुपया है वो तो गड़गड़ाता रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, और इंटरनेशनल इसमें चलन का भी, या युआन चले या डॉलर चले या पेट्रो डॉलर चले, ऐसी एक धारणाएं बन रही। तो इन सबको लेकर आने वाले दिनों में अब भारत की इकोनॉमी की स्थिति क्या बनने जा रही है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि दाम बढ़ रहे हैं। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है ना। उसमें सरकार कहती है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो 3.5%, 4.25% बढ़ रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए तो 20-30% बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो आम जो नागरिक है असंगठित क्षेत्र में, उसकी आमदनी 10,000 से कम होती है।
अब उसका जो सिलेंडर है गैस का 950 का, वो उसको 4000 5000 में मिल रहा है। यानी कि उसके जो 10-11 हज़ार में से 3000 बढ़ गया। तो उसके लिए तो इन्फ्लेशन का रेट 30% हो गया। और फिर उसके जो दूध के दाम, WT के दाम, खाने पीने के दाम सब बढ़ गए। तो हालांकि ऑफिशियल इंडेक्स तो 3.5% है, लेकिन असंगठित क्षेत्र वालों के लिए तो वो 20-30-40% है। इसीलिए जो असंगठित क्षेत्र में लोग हैं, बहुत सारे पलायन करके शहर से गांव चले गए। मेरा जो एक मालिश करने वाला आता था, वो गांव गया, पर गांव में काम नहीं मिला तो 10 दिन बाद उसको परिवार को लेके वापस आना पड़ा। और यहाँ पे फिर उसको 5200 का सिलेंडर खरीदना पड़ा। वो अपने स्कूल की बच्चे की स्कूल की फीस नहीं 3 महीने से दे पा रहा। वो कह रहा है मैं अब खाना एक समय बना रहा हूँ क्योंकि जो गैस को बचाना है ना। अच्छा, इतनी भरी गर्मी में खाना खराब भी हो जाता है शाम तक, तो वो मतलब उनके बच्चों का पेट खराब हो गया, फिर डॉक्टर की फीस लग गई। तो वो कह रहा है मैं 11,000 में कैसे काम चलाऊँ, है ना। तो उसके लिए तो इन्फ्लेशन वो 30-40% है, उसके लिए 3.5% नहीं है। और फिर बहुत सारे जो असंगठित क्षेत्र में जो थे वो रुक गए। अब वो हमारे डेटा में आता नहीं है, जो यूनिट्स जो काम नहीं कर पा रहे, है ना। तो इसलिए हमारा उत्पादन भी कम हुआ, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हुआ, पर वो संगठित क्षेत्र में नहीं दिखता, क्योंकि संगठित क्षेत्र के पास कैपिटल ज़्यादा है, वो अपने वर्कर्स को जो कैंटीन में खाना खिला सकते हैं, है ना। तो संगठित क्षेत्र तो बढ़ रहा है, पर असंगठित क्षेत्र और ज़्यादा गिर रहा है। तो ये हमारे आंकड़ों में नहीं दिख रहा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसके लिए तो स्टैगफ्लेशन हो गया है, वहाँ पे उत्पादन का गिरावट और इन्फ्लेशन बहुत तेज है ना। तो इसलिए उनके ऊपर सब ज़्यादा असर है ना। और इसीलिए आप देखेंगे जगह जगह प्रोटेस्ट हुआ, नोएडा में हुआ, गुड़गांव में हुआ, गाजियाबाद में हुआ, पंजाब में हुआ, राजस्थान में हुआ, सूरत में हुआ, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई हम कैसे अपना काम चलाएं। तो इसलिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको ये धक्का लग रहा है कि असंगठित क्षेत्र जो गिरावट पे और संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो इसलिए 94% जो है उनके लिए परेशानी बढ़ रही है। और वो नोटबंदी में बढ़ी, फिर जो GST में बढ़ी, फिर NBFC क्राइसिस से बढ़ी, फिर पैंडेमिक में बढ़ी, फिर यूक्रेन वॉर में बढ़ी और अब इसमें बढ़ गई। तो वो बहुत ज़्यादा जो गिरावट है उसकी, तो इसलिए हमारा जो GDP है वो 6.5% पे नहीं बढ़ रहा। वो तो एवरेज में अगर आप देखें नोटबंदी से तो 1.5-2.5% पे बढ़ा है। तो हमारी अर्थव्यवस्था चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हो गई। भैया सरकार कह रही है कि 3.8 ट्रिलियन डॉलर। मेरा कहना है कि जो असंगठित क्षेत्र है उसको अगर आप अलग से नापें तो ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं है। तो हम मतलब इटली से बस, इटली के पास है 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। और अगर हम ये और भी जो इसमें अमेंडमेंट करें देखें तो 7वीं से भी कम जाएगी, क्योंकि अब हमारा रुपया गिर गया तो डॉलर टर्म में हम और ज़्यादा गिर गए। तो ऑफिशियली भी सरकार ने मान लिया कि अब भाई क्योंकि रुपया इतना गिरा तो फिर अब हम पहले कह रहे थे हम जापान से आगे निकल गए, अब जापान से भी पीछे हो गए, ब्रिटेन से भी पीछे हो गए और अब इटली से भी पीछे हो गए अगर आप डॉलर के टर्म में देखें। तो इसलिए ये सारी जो स्थिति है इसमें मैं कहता हूँ कि सरकार एक फॉग क्रिएट कर रही है, एक मिस्ट, मतलब हमें सच्चाई दिख नहीं रही कि मतलब दाम किस रफ्तार से जा रहे हैं, GDP किस रफ्तार से जा रहा है, गरीब आदमी की क्या स्थिति है, बेरोजगारी है ना। क्योंकि जब आप जो ये 94% को धक्का लगेगा तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, जब उनका काम रुक जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। और रूरल एरियाज में जो आपका जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम था वो तो ख़त्म कर दिया, उसकी जगह VBG रामजी आ गया। VBG रामजी में अभी जुलाई में स्टार्ट होगा, है ना, और उसमें 40% स्टेट्स को देना है। पर स्टेट्स की स्थिति खराब है, सारे स्टेट्स के पास पैसा कम है। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्कीम स्टार्ट की थी, जो इलेक्शन इस समय अनाउंस की थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, है ना। पंजाब की हालत देखिए, हिमाचल की हालत देखिए, कर्नाटक की हालत देखिए, सभी राज्यों की स्थिति खराब है। तो इसलिए स्टेट्स के पास रिसोर्स नहीं होगा तो जो 40% को कंट्रीब्यूट करना है वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर जब वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी जो VBG रामजी में नहीं होगा, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा परेशानी का जो एक सबब है। बिल्कुल। अभी जैसे यूपीए में अनुकरार हुआ था अमेरिका के साथ, तो लेफ्टिस्ट ने सरकार के अपना समर्थन वापस ले लिया था। सरकार गिरी नहीं, अलग बात है, लेकिन अभी हाल ही में जो कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ जो डील हुआ है, ट्रेड डील, तो एक तरह से भारत का आत्मसम्मान या उसकी सॉवरेनिटी जो वो एक तरह से उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है। तो ये अगर हो रहा है, ये डील का आर्थिक परिणाम जो है भारत के जनजीवन पर क्या होने वाला है? देखिए, डील हुआ नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि एक फ्रेमवर्क पे बात चल रही थी कि ये फ्रेमवर्क होगा।
फिर सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे जजमेंट आ गया कि ये जो पावर है टैरिफ लगाने की वो ट्रंप की नहीं है, प्रेसिडेंट की नहीं है, वो तो वहाँ की पार्लियामेंट यानी कांग्रेस करेगी, है ना। तो वो तो विड्रॉ हो गया, है ना। लेकिन अभी वो दबाने की कोशिश में है हमें। वो जब से ट्रंप आए वो हमें दबा रहे हैं, है ना। उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, उन्होंने कहा कि आप रूस से तेल लेना बंद कर दीजिए, आप अपना कृषि का मार्केट खोल दीजिए वगैरह वगैरह। तो ये उनकी अटेम्प्ट है कि हमारे मार्केट को वो कैप्चर करें, खासकर कृषि के मार्केट, क्योंकि उनके पास कृषि की उत्पादन बहुत होता है, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो वो हो जाए। और अमेरिका का जो एवरेज फार्मर होता है उसको $25,000 प्रति वर्ष सब्सिडी मिलती है, यानी कि करीब 20 लाख 22 लाख करोड़ रुपए की 20 लाख 22 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है उसको, जबकि हमारा जो एवरेज फार्मर है वो 1.5-2 लाख रुपए कमाता है। तो उसके सामने कैसे खड़ा होगा वो? तो मतलब उसके तो बड़ा सब्सिडाइज वो है। तो सब्सिडाइज जब यहाँ पे सामान आएगा, चाहे वो आपका कॉर्न आए चाहे सोयाबीन आए, तो जो फार्मर है वो तो और पिस जाएगा, उसको तो वैसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है, तो वो जब दाम और गिर जाएगा। तो हमारे कृषि को बहुत बड़ा खतरा है इससे। दूसरा वो कह रहे हैं कि आपको $500 बिलियन हमसे खरीदना है ना। तो $500 बिलियन की मतलब कि आपको उनसे ज़्यादा सामान लेना पड़ेगा, ज़्यादा वो आपको लेना पड़ेगा, तो आपका जो इंडियन इंडस्ट्री है उसके ऊपर धक्का लगेगा। फिर वो कह रहे हैं आप एनर्जी हमसे ज़्यादा खरीदिए। अब उनकी एनर्जी जो है वो महंगी आती है पश्चिम एशिया के कंपैरिजन में, तो हमारे फिर दाम बढ़ेगा। तो ट्रंप जो हैं वो दुनिया के राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो मैं करूँगा, और वो हर एक को दबा रहे हैं, वो जापान को, EU को, सबको। लेकिन सबको राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपकी ये पावर नहीं है। अब वो कोशिश करके कुछ दूसरी चीज़ लगा रहे हैं, है ना। जैसे 301 करके एक होता है, उसमें वो टैरिफ कीजिए भी, आप ये गलत हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अब उसके तहत वो टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कभी स्टैंड नहीं लिया, चीन ने स्टैंड लिया, और चीन के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया तो चीन ने भी टैरिफ लगा दिया। उन्होंने 100% कर दिया तो उन्होंने भी 100% कर दिया। उन्होंने 145% किया तो इन्होंने 125% कर दिया, और कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब 125% पे तो कोई ट्रेड होगा नहीं, तो इसके ऊपर आप जो मर्जी नंबर लगा दीजिए। फिर अमेरिका को जो है सुलह करनी पड़ी, उसको नीचे लाना पड़ा 30%। और चीन ने भारत को भी कहा था कि जितने दिन आप झुकते रहेंगे ये और झुकाते रहेंगे, आप भी खड़े रहिए। ब्राज़ील खड़ा रहा, ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैरिफ लगाया, है ना। तो हम नहीं खड़े हो पा रहे क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो ख़त्म हो गई। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्यों ख़त्म हुई? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हम चीन से दब जाते हैं क्योंकि चीन से बहुत सारा सामान आता है भारत में, और उस सामान के आधार पे फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप देखें तो लो टेक्नोलॉजी आइटम आते हैं वहाँ से, पतंग का जब मांझा आ जाता है, गणेश की मूर्ति आ जाती है, दिवाली की लाइट आ जाती है, पिचकारी आ जाती है, वो हम क्यों नहीं बना पाते? वो हमसे सस्ती हमें दे रहे हैं और नए नए डिज़ाइन की दे रहे हैं। हाई टेक्नोलॉजी में वो जो हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए API देते हैं, हमारी कारों के कंपोनेंट आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आ रहे हैं, है ना। स्टार्टअप इंडिया में इसमें कोई दिखा नहीं है प्रोडक्शन। नहीं, मतलब ठीक है आप करेंगे, पर वो मतलब उनका बहुत बड़ा वो है ना। हमारे तो अभी शुरुआत है ये सब, है ना। तो उनके बहुत एडवांटेज है, टेक्नोलॉजी का है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा खर्च करते हैं ना। तो इसलिए हमारा $102 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है उनके साथ। ये यानी कि हम चीन को $102 बिलियन की मदद दे रहे हैं सालाना, है ना। तो ये जो मदद है इसके चलते हुए हम उनसे चीन से दब जाते हैं, है ना। अब चीन से जब हम दब जाते हैं तो उधर अमेरिका से भी दब जाते हैं क्योंकि अमेरिका से हम नया इक्विपमेंट ले रहे हैं, है ना। और रूस से दब जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो रूस का जो इक्विपमेंट है, सुखोई है, फिर S-400 मिसाइल है, फिर हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल है, सब चीज़ें वहाँ से हमने ली हुई हैं। तो इन तीनों के बीच में हम पिस जाते हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है क्योंकि हम R&D में खर्च नहीं करते। हमारा खर्चा 0.65% है हमारे GDP का, जबकि चीन और जो अमेरिका 3% खर्च करते हैं, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी और 20 गुने बड़ी है। तो यानी चीन हमसे 22 गुना ज़्यादा R&D में खर्च करता है और अमेरिका हमसे 100 गुना ज़्यादा खर्च करता है। इसीलिए वो दुनिया में डोमिनेट करते हैं, क्योंकि आज के वैश्वीकरण में जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो सस्ता माल सप्लाई कर देगा, उसका माल बिकेगा, बाकी का नहीं बिकेगा, है ना। तो इसलिए हम पिछड़ गए हैं। इसीलिए हम जो इतने मतलब चीन से $102 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है ना। तो इसलिए मेरा कहना है कि 2 वजह हैं हमारी। एक तो हम खर्च कम कर रहे हैं, दूसरा हमारे देश में फ्यूडलिज्म बहुत है, सामंतवाद।
मतलब कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं वगैरह में ना ऊपर से ऑर्डर आता है नीचे, जबकि रिसर्च के लिए तो आपको जो सबका क्रिटिसाइज करना है, आपको जो तभी जो नए आइडियाज़ डेवलप करेंगे जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी, है ना। पर अभी तो हम यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग को बोल देते हैं तो एंटी नेशनल है, उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको बोलते हैं कि ये तो जो पता नहीं कैसा है। तो जो हमारे यूथ है ना उसको प्रमोट नहीं करते हैं कि वो नई जो टेक्नोलॉजी डेवलप करे, नई चीज़ें डेवलप करे, ऊपर से हम करते हैं। तो सामंतवाद एक जो R&D का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो हमारे यहाँ सही नहीं है, और दूसरा हम खर्च नहीं कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे जो हमें खर्च करना चाहिए, तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी पे पिछड़ गए। तो इसके लिए जो पर्सपेक्टिव चाहिए, अगर हम कहते रहेंगे कि देखो हमारे पास तो पहले से टेक्नोलॉजी थी कि हमने तो हाथी का सिर आदमी पे लगा दिया, तो कितनी बढ़िया हमारी जो वो प्लास्टिक सर्जरी थी, हमारा तो उड़न खटोला था, मतलब हमारे पास तो हवाई जहाज भी था, हमारे तो जो वो इंटरनेट भी था क्योंकि धृतराष्ट्र को सब संजय ने सब दिखा दिया। तो अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमारे पास 2000, 5000, 10,000 साल पहले थी तो वो गायब क्यों हो गई? हम तो आज को देखना है ना, आज कौन सी टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, है ना। और AI आ रहा है, AI में बड़ी बुरी तरह से हम पिट जाएंगे, क्योंकि AI में अब जो स्किल्ड जॉब है वो खत्म हो रहा है ना। डॉक्टर का काम, टीचर का काम, लॉयर का काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, वो सब AI के जरिए से अब होने लगेगा धीरे धीरे, और वो बहुत दूर नहीं है, वो साल 2 साल की बात है। तो बहुत ज़बरदस्त बेरोजगारी जो इससे बढ़ सकती है, और उसके लिए हमारी तैयारी नहीं है। अमेरिका $500 बिलियन खर्च कर रहा है, चीन $80 बिलियन खर्च कर रहा है, हम $1-2 बिलियन खर्च कर रहे हैं। तो जितने भी लार्ज लर्निंग मॉडल हैं जिसके आधार पे AI होता है वो सारे अमेरिका और चीन के हैं, हमारा कुछ नहीं है। तो हम उन पे निर्भर हो जाएंगे, तो एक तरह से कॉलोनाइजेशन हो जाएगा दोबारा। तो ये बहुत बड़े खतरे हैं। मतलब अभी पर्यावरण का एक खतरा है, टेक्नोलॉजी का एक खतरा है, ग्लोबल सिचुएशन का खतरा है, एनर्जी का खतरा है। ये 4 बड़े खतरे हैं जो अगले साल 2 साल में ही प्ले कर रहे हैं, और एक ये इनमें से एक भी खतरा जो है ना वो बहुत बड़ा है, और चारों मिलके तो और बड़ा खतरा हो जाता है। हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे। अभी मैं एक आपने भारत में जो संशोधन पर खर्च नहीं होता है ज़्यादातर शिक्षा और रिसर्च पर, उसको अगर हम पिछले दिनों देखा कि चाइना का एक रोबोट हमारी इंस्टीट्यूट ने खड़ा कर दिया। इसके बावजूद मैं एक पूछना चाहता हूँ कि भारत में बहुत नामचीन IIT है, इंस्टीट्यूशंस है, उसमें जो भी बाहर आते हैं स्टूडेंट्स वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं। जी हाँ। तो एक टेक्नोलॉजी में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाले, तो इनके लिए किस तरह का एक रिसर्च डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ सामंतवाद है, तो जो हमारे जो रिसर्चर है ना उनको फ्रीडम नहीं मिलती है ना। तो फ्रीडम नहीं मिलती तो इसलिए अच्छी रिसर्च नहीं होती। जब अच्छी रिसर्च नहीं होगी तो जो भी अच्छा रिसर्च करने वाला है वो वहाँ जाना चाहेगा जहाँ अच्छी रिसर्च होती है। तो इसलिए वो अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब देशों में जाते हैं, है ना। जो कंप्यूटर वाले हैं, सॉफ्टवेयर वाले हैं, वो तो अपना डिग्री कंप्लीट होने के पहले ही उनको बाहर जॉब मिल जाता है, वो बाहर चले जाते हैं, है ना। हम लोग बॉम्बे में बैठे हैं, बॉम्बे IIT पे बहुत अच्छे जो हम लोग, लेकिन क्लास का पूरा क्लास ही बाहर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो रिसर्च एनवायरनमेंट नहीं है, यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है, है ना। हमने क्रिएट नहीं किया। हम 0.65% GDP का खर्च कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं खर्च करता। प्राइवेट सेक्टर तो रिसर्च में जो करता नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि तो जो हमारा प्रॉफिट से निकल जाएगा। तो हमारा जो रिसर्च एनवायरनमेंट नहीं है। पब्लिक सेक्टर करता था, पर 1991 के बाद पब्लिक सेक्टर को भी कहा कि प्रॉफिट कमाओ, तो उन्होंने भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम कर दिया, है ना। इसी में अगर आप देखें तो हमारे जो खास जैसे डिफेंस है, डिफेंस में ज़्यादातर जो हमारा इक्विपमेंट है सब इम्पोर्टेड है ना। जो मतलब चाहे एयरक्राफ्ट हों, अब जो राफेल ले रहे हैं, पहले सुखोई लिया। अच्छा, फिर अगर आप देखें तो जो पनडुब्बी हैं, जो आपके जहाज़ हैं अब हम बना रहे हैं, वो भी हमने बाहर से टेक्नोलॉजी वगैरह कोलैबोरेशन लिया, जर्मनी से लिया, किसी और से लिया, है ना। तो हम जो डिफेंस जो सबसे ज़रूरी है उसमें भी हम बाहर से ले रहे हैं, तो हमारी निर्भरता हो जाती है, क्योंकि हमें जब भी कभी परेशानी होगी तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। तो इसलिए हमारा जो रिसर्च का एनवायरनमेंट है ना वो नहीं है। फिर खर्च हम कम कर रहे हैं, खर्च हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, पर खर्च करने से ही नहीं होगा, रिसर्च का एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ेगा दोनों। और फिर हमारी जो एजुकेशन अच्छी करनी पड़ेगी। अभी आपको पता है स्कूल एजुकेशन में बहुत गड़बड़ी है, जो कि रिपोर्ट आती है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, है ना, जो 2005 से, वो दिखाती है गाँव के स्कूलों में 5वीं जमात के बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते हैं, वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, है ना। फिर 14 से 18 साल के बच्चे, उनकी रिपोर्ट आई 2024 में कि उन्होंने कहा कि इसमें से 40% बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते हैं। तो स्कूल एजुकेशन बहुत कमज़ोर है।
कुछ ही जो बच्चे हैं जो मतलब अच्छे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं वो निकलते हैं, बाकियों को तो सुविधा नहीं है ना। तो इसलिए जो बच्चों की जो केबिलिटी नहीं डेवलप होती है ना, वो केबिलिटी नहीं डेवलप की तो हायर एजुकेशन वीक हो जाएगा, हायर एजुकेशन वीक होगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वीक हो जाएगा। तो हमें तो अपनी जो शिक्षा अच्छी करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे भी सामंतवाद है, जैसे कि अ सूटेबल बॉय जो विक्रम सेठ की है, उसमें उन्होंने बताया कि 1950s में जो हमारी लीडरशिप थी वो सामंतवादी थी, वो लैंडलॉर्ड क्लास से आई थी, वो गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते थे, है ना। मैं जब फिज़िक्स छोड़ के मैं इकोनॉमिक्स में आया 1977, 76, 77 में, तो हम लोग ने गांव में जो वो डेवलपमेंट वगैरह के काम में 1 साल मैंने ट्राई किया। तो वहाँ पे वो लैंडलॉर्ड हमें बोलता था आप इन बच्चों को पढ़ा दोगे तो मेरे गड़िए का काम कौन करेगा। तो वो नहीं चाहते थे कि आज भी हमने अच्छी शिक्षा हर बच्चे को नहीं दे रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017-18 ऐसे उसमें एक जजमेंट दिया था कि अच्छी शिक्षा स्कूलों की तब होगी जबकि सारे मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स और जजेस इनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, तो फिर सरकारी स्कूल अच्छे होंगे। और अभी तो ये सब जो क्या है कि जो अमेरिका भेज देते हैं अपने बच्चों को, है ना, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, और फिर अमेरिका हमें दबा देता है उसकी वजह से, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो दब जाते हैं कि वहाँ पे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उन, है ना। तो सब तरह से तो हमारी ऑटोनॉमी तभी आएगी जब हम अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी R&D करेंगे। अभी ऑटोनॉमी हमारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, हमारी ऑटोनॉमी खत्म होने को जा रही है और मतलब होती चली जा रही। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, आप जो आपने बताया कि बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर दिन ब दिन घटते जा रहा है, तो इसके परिणाम चलते स्वरूप आने वाले दिनों में क्या समस्याएं भारत में पैदा होंगी और आम जनता ने उसके संदर्भ में क्या सजगता बरतनी चाहिए? तो हमें तो देखिए ना, एक तरफ हमें जो काले धन की अर्थव्यवस्था है उसको कंट्रोल, क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है ना, क्योंकि लोग टैक्स नहीं देते जो देना चाहिए। तो हम लोग जैसे एजुकेशन है उसमें 4% GDP का भी नहीं करते, जबकि और जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उन्होंने जो 6%, 8%, 10% खर्च किया। तो हमें एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन पे ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा लेबर प्रोडक्टिव हो जाए, है ना। फिर रोज़गार उसमें पैदा होगा। बाकी जो हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको हम ख़त्म करने की जगह उसको बढ़ावा दें तो बहुत रोज़गार पैदा होगा, उससे गरीबी कम होगी, है ना। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, नहीं तो अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी समस्याएं और बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए गरीबी ख़त्म करना, और ये तो हमें डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो करना पड़ेगा। डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो मतलब कि हमें जो असंगठित क्षेत्र को बहुत बढ़ावा देना पड़ेगा, कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा, कृषि में मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह होगा, तो उससे फिर जो मतलब उनकी आमदनी बढ़ेगी। जब उनकी आमदनी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ेगी, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी अच्छा करेगा। तो अभी तो ऑर्गेनाइज सेक्टर सोचता है कि भाई सब कुछ हमें मिल जाए और अनऑर्गेनाइज को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए फिर जो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जीरो सम गेम की बात छोड़ के हमें पॉजिटिव सम गेम का सोचना चाहिए कि जब असंगठित क्षेत्र अच्छा करेगा तो संगठित क्षेत्र भी अच्छा करेगा। और अर्थव्यवस्था, अगर काले धन की अर्थव्यवस्था कंट्रोल में हो गई तो हमारा GDP बहुत तेज़ी से बढ़ना लगेगा, क्योंकि अभी तो ब्लैक इकॉनमी, काले धन की अर्थव्यवस्था की वजह से पॉलिसी फेल कर जाती है। मतलब आप सड़क बनाते हैं तो सड़क में जो ठीक से नहीं करते तो जो पॉट होल्ड हो जाती है, तो उससे जो फ़ायदा मिलना नहीं मिलता। शिक्षा आपकी जो खराब हो जाती है, स्वास्थ्य आपका खराब हो जाता है। स्वास्थ्य में आप देखेंगे कि आप फालतू टेस्ट कर देते हैं जिन टेस्टों की ज़रूरत नहीं है, हाँ, जो सारे प्रोसीजर्स ऐसे, फिर फेक डिग्री सर्टिफिकेट, है ना, जो व्यापम है उसमें कितने सारे फेक डिग्री सर्टिफिकेट, तो उनकी केबिलिटी नहीं है हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की बहुत सारे, लेकिन नाम के लिए वो हैं, फिर वो जो गलत सलत काम करते हैं। ब्रिजेस हैं आपके, वो बनते बनते गिर जाते हैं, है ना। तो तरह तरह की परेशानियां हैं। तो इसलिए काले धन की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना, हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें अकाउंटेबिलिटी लाना, तभी जो काले धन की अर्थव्यवस्था खत्म होगी। और जब वो अकाउंटेबल होगी तो फिर रोजगार भी देगी और फिर जो R&D और शिक्षा वगैरह की ध्यान देगी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि हो सकता है कि वो राजनीति का संदर्भ उसमें हो। देश के अपोजिशन लीडर जो है उन्होंने एक बात कही कि आने वाले दिनों में ऐसी एक आर्थिक सुनामी आएगी इस देश में कि आम आदमी उसको झेल नहीं पाएगा, या कभी उसने कभी देखा नहीं या बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसका हम सीधा अर्थ क्या लें? देखिए, ऑलरेडी परेशानी है। असंगठित क्षेत्र में 94% लोग वो परेशान है ना, और ये परेशानी अगले साल 2 साल में और बढ़ जाएगी। तो जो अभी हमारा असंगठित क्षेत्र को हम डेटा में नहीं लेते, पॉलिसी में नहीं लेते, तो वो नॉर्मल टाइम में तो दब जाता है ना। पर जैसे ही एबनॉर्मल टाइम होता है, जैसे कि जब पैंडेमिक हुआ, जैसे कि अभी जो एनर्जी की शॉर्टेज हुई ना, तो उसमें एकदम भड़कता है।
तो ये जो आर्थिक सुनामी आप कह रहे हैं, ये जब जैसे ही हो गई साल भर में जैसे, तो जगह जगह भड़कने लगेगा। गरीब आदमी क्या करेगा, वो मतलब बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाएगा, खाना एक बार बनाएगा, परेशानी रहेगी, है ना, तो वो तो भड़केगा फिर, है ना। तो ये जो हमारे यूथ है वो हताशा और निराशा में है। तभी आपने देखा कॉकरोच पार्टी का 2-4 दिन में ही जो कितने सारे जो वो 20-22 मिलियन यानी 2-2.25 करोड़ लोग ने रजिस्टर कर दिया उस पर, क्योंकि यूथ बहुत हताश निराश है, उसको काम नहीं मिल रहा है। तो ऑर्डिनरी वर्कर भी हताश निराश होगा, वो भी उसमें जुड़ जाएगा। तो जगह जगह एक तरह से मतलब जब प्रॉब्लम्स सब जगह उठती खड़ी होंगी तो वो फिर हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए पहले से हमको तैयारी करके रखनी चाहिए कि ये परेशानियां आने वाली हैं, इसको जूझने के लिए हमें गैर बराबरी कम करनी पड़ेगी, नीचे के तबके को आमदनी देनी पड़ेगी, है ना, और हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक हो जाएगा, तब हम कुछ संभाल पाएंगे, है ना। तो अभी से तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है कि नहीं तो आने वाले साल 2 साल में स्थिति और ख़राब हो जाएगी। मैं जाते जाते एक सवाल मैं पूछ लेना चाहता हूँ जो राजनीति से ही है कि यहाँ इतनी सारी जो बातें आपने कही कि पहले से ही नोटबंदी से लेकर आज तक सारी समस्याएं बढ़ती जा रही है, लोगों में असंतोष भी है, लेकिन राजनीतिक तौर पे वो इस देश की जो अपोजिशन पार्टीज है, लीडर है, वो गैदर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इसकी वजह हो सकती है? देखिए, ऑपोजिशन को उन्होंने डरा दिया है। ईडी रेट, इनकम टैक्स रेट, इस सब से करके वो खुल के सड़क पे नहीं आते। अगर आप देखें तो बीजेपी 2014 के पहले रोज़ सड़क पे होता था, रोज़ प्रोटेस्ट होता था, प्राइस राइज पे, आपके जो टेपर टैंट्रम की वजह से जो आपका फ्रेजिलिटी थी, है ना, उसकी वजह से सब चीज़ों पे वो प्रोटेस्ट करता था। आज नेता लोग मतलब इतना आपने देखा पैंडेमिक में कितने लोग मारे गए, लेकिन उसका जो कोई वो जब ऑपोजिशन ने रेज नहीं किया उसको, है ना, क्योंकि वो घबरा गए हैं, वो सड़क पे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब आपको दिख रहा है कि सरकार का प्रचार ज़बरदस्त है, मीडिया में, मीडिया पे कब्जा है। तो हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं। अब अगर हम विश्वगुरु होते तो हमारे लाखों बच्चे कैनेडियन हाई कमीशन, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के सामने क्यों लाइन लगाए खड़े हैं देश छोड़ के? अगर हम विश्वगुरु होते तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ क्यों नहीं लोग आते? तो हम किस तरह के विश्वगुरु हैं कि हमारी टैलेंट बाहर जा रही है और हम डिमांड कर रहे हैं, हमको शर्म नहीं आती कि और H1B वीज़ा दो, जिससे और हमारे अच्छे जो बच्चे हैं, ट्रेंड हैं, वो बाहर जाएं। वो यहाँ पे क्यों नहीं काम हम दे रहे? यहाँ पे काम जनरेट करें, हमको शर्म भी नहीं आती है। हम वो डिमांड करते हैं कि और H1B वीज़ा आप दीजिए, जिससे कि और यहाँ से बच्चे वहाँ जा सकें, है ना। और वो वहाँ जाके फिर वहाँ के हो जाते हैं, वो कोई यहाँ के नहीं रहते हैं, यहाँ पे उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसी तरह 80 करोड़ लोगों को हम जब 5 किलो राशन दे रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि जी गरीबी खत्म हो गई है, तो बिना राशन दिए उनको जो अपना काम चलना चाहिए, उनकी आमदनी होनी चाहिए ना। तो ये सब दिखा रहा है कि स्थिति बहुत ख़राब है और ऑपोजिशन उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रही। ये जो गलत डेटा दिया जा रहा है उसके आधार पे वो सड़क पे जाएं और कहें कि देखिए आपकी स्थिति क्या है, क्या आपको ये जो 6% की ग्रोथ आपको दिख रही है, वो तो बेचारा क्रश हो रहा है ना। तो ऑपोजिशन में हिम्मत नहीं रह गई है, क्योंकि वो घबरा गए हैं। उनको सड़क पे जाना पड़ेगा। अगर वो सड़क पे जाएंगे तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, यूथ भी जुड़ेगा, किसान भी जुड़ेगा, वर्कर भी जुड़ेगा, है ना। तो फिर सरकार को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अभी सरकार सोचती है जो हम कर लेंगे वो ठीक है, क्योंकि हम तो दबा देंगे इन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो देश में नोटबंदी से लेकर आज तक जो भी समस्याएं जनता के लिए खड़ी हुई है, असंगठित क्षेत्र में जो जनता है वो 94% है, और इसी जनता के पाल्य भी है, पालक भी है, बच्चे भी है जो पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी के लिए अभी तक समस्याएं ठीक नहीं है। तो पानी का बहाव जिस तरह से होता है उस तरह से डॉक्टर अरुण कुमार सर जी ने हमारे सामने सारी बातें रखी है और काफ़ी मिठास तौर पर रखी है कि वो सारी समस्याएं हम समझ लें और आने वाले दिनों में इस पे गौर करें। यही उम्मीद के साथ डॉक्टर अरुण कुमार जी ने हमारे लिए जो समय दिया उनके लिए हमें बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।